बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेजबान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 14 नवंबर साल 2020 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन तमाम तारीफें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है और वादे के ऐन मुताबिक आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके सवालात के जवाबात हम दादाजी से लेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इकोनॉमी के सवाल जी ठीक है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है यासिर उमर का। कहते हैं दादाजी सुना है कि 2023 में नेस्ले पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके बांग्लादेश में सेट कर रहा है और दीगर कंपनियों के मुतालिक भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये क्या है, इस पे आपका तबसरा? देखिए, मेरा तो एक और थीसिस है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा थीसिस ये है कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल आई है उसने कारोबार तो तब्दील किया है, लेकिन वो पाकिस्तान से गई नहीं, क्योंकि जो मनी पाकिस्तान में मची हुई उन्हें मिलती है वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती। दुनिया के मुल्क के अंदर रेगुलेटर होते हैं, यहाँ तो नहीं बड़ी हुई है ना। यहाँ पे तो वही काम करना है ना जो मलक रियाज करता है। वो एक दो रिटायर बंदे ही रखने ना बस, तो फिर जो मर्जी करो, रियासत सजदा रेज हो जाती, ठीक है ना। तो मल्टीनेशनल को वारा खाता है ऐसा। मल्टीनेशनल दुनिया भर में उन मुल्कों में बहुत फलती फूलती हैं जहां पे माशाल्लाह होते हैं, जहां पे बादशाहतें होती हैं, क्योंकि एक बंदे से डील करना होता है, उसे राजी करना होता है, तो वो कर करा लेते हैं। जमहूरियत में होता है ना कि एक बंदा पार्लियामेंट में खड़ा होकर खप डाल देता है क्या क्यों हो रहे जी, ठीक है ना। तो इसलिए ये धमकी तो हो सकती है या कम लोगों से ज्यादा काम लेने का एक मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन जितने प्रॉफिट्स उनको यहाँ पे दस्तयाब है वो जाएंगे नहीं। ये तो है एक आर्गुमेंट जो मेरा है। अब मैं अपने आर्गुमेंट का ही काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं कि नेस्ले ने 22 अरब रुपया कमाया 2017 के, मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं, वैसे इतना ही कमाया, ठीक है, प्योर प्रॉफिट उसने कमाया, ठीक हो गया। तो 105 के डॉलर पे जब उन्होंने रिपैट्रिएट किया तो वो तकरीबन मतलब कि 22 करोड़ डॉलर हो गया। नहीं, आप देखें ना, उस वक्त था 10 मिलियन डॉलर का एक अरब ना जी। तो आप समझें कि 220 अरब रुपए उन्होंने रिपैट्रिएट कर लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे बात हो रही है, मिसाल के तौर पे। अब अगर 2020 के अंदर उन्होंने कमाया 19-20 माली साल उन्होंने कमाया है, अल्लाह आपका भला करे, 30 अरब रुपया, मार्केटिंग टीम ने जान मार दी, प्लानिंग, ठीक है, कंपेनें चला के वो 22 अरब रुपए से प्रॉफिट बढ़ा के 30 अरब पे ले गए, ठीक हो गया। पैसा अब भी 220 मिलियन डॉलर जी। तो वहां पे जो बैठा हुआ है यहूदन का बच्चा, यानी कि यहूदी जो जू बैठा हुआ है, जो कि उसका मालिक है या मेजर शेयर होल्डर है या शेयर होल्डर है, वो देखेगा यार ग्रोथ कोई नहीं, यहाँ पे ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई। इथों की टीम जी हल्की हुई पई है, बेचारी मरन वाली हुई हुई है मार्केटिंग टीम, क्योंकि उन्होंने 50% ग्रोथ दिखा दी है यार 2 सालों के अंदर, है जी। 50% कंज्यूमर प्रोडक्ट के इस्तेमाल में ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन वो देखने का यार ये तो स्टैग्नेंट हुई पड़ी है ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे जरा प्रायोरिटी काम करो यार, नई प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे लॉन्च नहीं करनी, यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं हो रही हमारी मार्केट के अंदर। ये होता है और ये हो रहा है हमारे साथ। हमारा एक्सचेंज रेट जो है ना सिर्फ के स्टेबल नहीं है, बल्कि मुस्तकिल भी हम बड़े फखर से कह रहे हैं तो स्टेबल भी नहीं होना, ठीक जी। तो नतीजे के तौर पे इस तरह की खबरें आपको सुनने में मिलेंगी। ये थ्रेट भी होता है किस्म का, ये वो अखबार में खबर छपवाएंगे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर उनसे पूछेगा कि खैर है, फिर वो अपने मुतालबात सामने रख देंगे, और यूं अगर वो 20 मुतालबात सामने रखते हैं और उनसे 2 भी अप्रूव हो जाते हैं तो फायदे भी रहेंगे ना जी। ऐसे ही है। आप देखें कितना हैवी टैक्स लगाया सागदार ने सिगरेट के प्रोडक्ट्स पे। सिगरेट उन सालों में उल्टा सस्ते हुए, उसने कैश पे माल बेचना शुरू कर दिया। अब भी कैश पे माल बिक रहा है जी। जो खुर्दा कीमत ऊपर लिखी हुई है वो 42 रुपए है, और दुकानदार आपको वही डब्बी जो है वो 26 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में दे रहे हैं। कुछ सिगरेट्स की, जाहिर है सबकी नहीं। वो दादाजी हमने डोनेशन देते थे ना,
खैर 5 करोड़ का चेक। जी, उमैर तिरमजी कहते हैं 2 मौजूद पर मैं आपसे बात यार करना तुमने चाहूँ। मुझे एक तो मैट तलमजी का नंबर देना, अच्छा जी, मुझे इससे कहाँ पड़ गया। ये हमारे स्टूडियो के साथ वाली गली में तो रहता है। फार्मास्यूटिकल हाँ जी, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं आपको तकरार आहो ताकत नहीं रहा होता मेरे साथ जब भी डाल के जाते। कोरोना के बाद जरा मुताद हो हैं। 2 मौजूद कहते हैं। फारूक साहब और मैट तलमजी दोनों का नंबर देना। ठीक है, कहते हैं पहली बात ये है कि दादा पोतो शो का नशा लगाकर अब आप डोज कम करते चले जा रहे हैं। क्यों? और ड्यूरेशन 6 दिन का 6 दिन कर दिया ना, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें। दूसरी बात कहते हैं मेरे पास काम करने वाले 90% तक लोग जो हैं एडवांसेस पर चल रहे हैं, एडवांस पैसे लेंगे बॉस है। बाहर आवाम का भूकस निकल रहा है, हर बंदा बिल पकड़े रो रहा है। ये फरमाइए कि कौन सा गुनाह है जिसकी हम ये सजा भुगत रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे झूठ बका जा रहा था और झूठ बुलोया जा रहा था कि करप्ट हैं, खा गए, लूट गए, मार गए, इनके खाने और इनके नाश्ते हेलीकॉप्टरों पे आते हैं, ये सारा झूठ बकवास थी। जब ये बुलोया जा रहा था तो आप उस पर ताली बजा रहे थे, ये आपका गुनाह है। और इस बुनियाद पर फिर मजबूर करार पाया। आजकल मेरे हाथ में यूथिया मजहूल कौमल गाहरिया दूध चढ़ा हुआ है और वो ना अजीबो करीब कौगियां मारा। मैं तो उसका जवाब दे सकता हूँ। 98 में मियां नवाज शरीफ ने डिफॉल्ट किया था, मैं 98 में मियां नवाज शरीफ के बाद इतफाक था ही नहीं, अगे चल ठीक है ठीक। इन्होंने बैंकों से पैसे लेके डिफॉल्ट किया, मैं क्या मियां नवाज शरीफ ने कभी बैंकों से पैसे लिए ही नहीं। मियां नवाज शरीफ के बाप ने कभी बैंकों से लोन लेके इंडस्ट्री लगाई ही नहीं, अगे चल भाई। हमने तो एक फाइल पड़ी हुई है, हमारे तो फिंगर टिप्स पे है ठीक। वो रनिंग फाइनेंस लेते थे, एलसी के मार्जिन लेते थे और ज़हर नवाज शरीफ साहब ने आके की थी उसने 2 नंबरी कि एलसी मार्जिन जो था वो पहले था कि आप 30 दिन के एलसी खोल सकते थे, 30 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था कमर्शियल। तो उसने कहा कि नहीं, 180 दिन तक बैंक जो है वो सहूलत फराहम करेगा इम्पोर्टर को कि वो अपना काम कर ले। अच्छा, अब इसमें उनका जाती फायदा तो होगा ही होगा, यकीनन हुआ, लेकिन जो सारी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, यार वो मैं देख रहा था यार, मंजर आलम साहब यार कराची से हैं, बड़ी यार अल्लाह उनके साथ, आपको पता है शायद वो मैं जो गया था वहां पे जर्मनी जी जी, तो वहां पे सारी उनकी अड़दल में ही हमने सारा कुछ वहां पे जर्मनी में कवर शवर किया था यार। उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, उनकी 2 फैक्ट्रियां थी टावल बनाने की और दोनों की दोनों बंद हो गई। खबरें तो आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर अरूज पे चला ठीक है। काहे का अरूज? और मंजर आलम जो है वो कराची में मतलब बस अपनी नौयत का वाहिद बंदा है। जर्नलिस्टों के साथ उसकी, बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसकी। और मैंने कल देखा कि एक वो अपना जो बच्चा है ना कि ना राजा कामरान कराची वाला, उसने उन पे वीला किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। मतलब कि मंजर आलम जैसा शख्स जो है वो उजड़ा हुआ बैठा हुआ था, मुझे लगा कराची उजड़ गया, बहुत दुख हुआ। और उनसे इंटरव्यू किया, उसने कहा ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां किसी एक जगह पे खड़े हों तो हम बिजनेस चलाने जोगे हैं ना। रिश्तेदारों को नवाजना, आपको पता है करप्शन नहीं होती और रिश्तेदार भी जो के लोगों की तकर्री के पैसे पकड़ रहे हों, उनकी इस हरकत से सरफे नजर करना करप्शन नहीं होती नए पाकिस्तान के। ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं, बात रियासत मदीना ना कर, रियासत पुदीना कहते हैं, शुगलिया, सल्तनत शुगलिया की रियासत। दादाजी लेकिन एक बात है, वैसे बात कर रहा हूँ, बात वैसे खींच नहीं रहा। जब आप एक बात कहते हैं और उस बात के जो मयारात है, आप कम से कम उनको मनहूस खातिर तो रखें। मसलन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मसरद खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहला काम जो किया वो खालिद बिन वलीद को माजूल किया। खालाजाद भाई थे ना। अब ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं, ये सीखा रियासत मदीना से। मतलब ये क्या और वो क्या दादाजी, इतना जिनकी जुबान खातम नबीयीन अदा ना कर सके ना, ये स्टैंडर्ड उस पे आफाकी किस्म की लानत पड़ी हो उस जुबान के ऊपर, ठीक है ना, वो अदा ही ना कर सके। ये स्टैंडर्ड खुद सेट किया इन्होंने, खुद सेट किया। क्या कंपैरिजन उनके साथ? रियासत मदीना का नाम मैंने लिया था। हर कोई यही कहता है, लेकिन यार आप ये देखें ना, इन वे आप उन मुकद्दस हस्तियों की और आला मिसालों की जो है वो, मतलब मैं माज़अल्लाह तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, बेहुरमती के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, तो इसलिए ना कहा करें और उसका कोई ना अल्टरनेटिव बना ले। जैसे मैंने गढ़ दिया ना सल्तनत शुगलिया, अल-मरूफ रियासत पुदीना, आप भी ये कहा, हर बात को हंसी मजाक में डाल दें। ये हमारी बहुत आला टर्म्स हैं, जैसे सादक और अमीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, हमने उसको मजाक बना दिया।
मैं भी शामिल हूं उन लोगों के अंदर जो तंजिया तौर पे कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन और जितनी सबसे पहले जो हमला होता है ना वो शायर पे होता है जी, सिंबलिज्म पे होता है, सिंबलिज्म पे होता है, ठीक है। उस हस्ती का जो एक्सक्लूसिविटी थी उसको एक घटिया जानी शख्स के हवाले कर दिया। साकिब नसूर ने बख्शे नहीं जाना आखिरत के अंदर, मेरा ईमान है इंशाल्लाह। और जे अल्लाह ने कीता मैं दामन पकड़ लेना उससे, क्या बता दे कि इस मुल्क के साथ लोगों की इस शख्स ने तेरे महबूब के इस आला खासियत का मजाक उड़ाया था। ये दुनिया के अंदर भी कुत्ते की मौत मरेगा इसने इसका मजाक बनवाया है, ठीक है, जिसका नाम साकिब निसार है। इस बंदे ने दुनिया के अंदर भी इसके जिस्म से कीड़े चलेंगे, आप देखिएगा इसका अशर दुनिया देखेगी, ठीक है ना। वैसे जज्बाती हो गए, ये बात ही से बात होनी। मेरी बात फिर उधर ही है, गल शुरू किन्ने की थी? उन्होंने की थी। तो अब ये में याद है सरदार जी ने कहा गाल शुरू किन्ने की थी? मजाक कितने शुरू किया? तो इसलिए ना, मतलब उन्होंने तो कह रहे हैं, वो तो आए इस दुनिया के अंदर ये करने के लिए कि हमारे शायर का मजाक उड़वाएं और उड़ाएं, ठीक है। हमें तो उन्हें संभाल के रखना चाहिए ना, हम तो कस्टोडियन है ना, या कम से कम दावा तो यही है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास इजाज अहमद का है, कहते हैं दादाजी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन की तारीख इतनी देर बाद की क्यों दी जाती है? जो लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? देखिए बात यह है कि होना तो आपके साथ वही है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होना है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जरा उसमें चेरी टॉपिंग ये होगी कि साथ में आपकी जायदाद भी जाएगी, आपका कैश भी जाएगा और आपकी पिछली नस्लें भी जो है ना वो भी, मतलब मरना तो आपने वहां पे भी है, ठीक है ना। तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आज भी पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं, बुरे से बुरे हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनें पड़ी हुई हैं या जो सहूलतें पड़ी हुई हैं। मैं पिछले दिनों दादा गाजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहां पे गया और ये देख के मेरा खून खौल उठा कि वहां पे दुनिया की लेटेस्ट मशीनरी पड़ी हुई है और ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक का कवर दे के उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी आंख चेक करनी थी, उन्होंने कहा कि ये टेस्ट जो है ये या आगा खान कराची में होता है या यहाँ पे होता है। तो मैं क्या मैनू तो लगन दिया मशीन मेरे वास्ते ही खोली है। उन्होंने कहा बस थोड़ा तीसरा का टेस्ट करना फिर मशीन बंद करके रखते हैं, नहीं चलाते। लोग आते हैं उन्हें कहते हैं जी नहीं आप प्राइवेट ले गए, नहीं करते भाई आप क्या कर लेंगे डॉक्टर का वहां जी। डॉक्टर साहब हमारे यार ही थे किसी रेफरेंस से, तो मैंने उस पर ज्यादा खप नहीं डाली, मुनाफिक आदमी मुनाफिक कर गया मैं। लेकिन यार दुख तो बंदे को होता है कि अगर यहां पे इलाज शुरू हो जाए, ये मशीन चला दें, सर्जरी के आप वो जो होता है ना सर्जरी वो वाला ब्लेड तक उनके पास है जिससे काटने से खून नहीं निकलता, ये लेटेस्ट है ना। अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक को समझते हो तो कोरोना वो क्या कहते हैं उसको, काविया नहीं होता जी, शोल्डर आया ना, शोल्डर आया। तो इस तरह की लेटेस्ट मशीनें हैं लेकिन ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा और कई माह से कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब बस पर्ची लिख के रेफर कर देते और वहां पे डॉक्टर साहबान ऐसे ही दुख हुआ ये देख के। ये है हमारे सरकारी अस्पतालों का। आप अंदाजा करें, मुझे 1-2 दफा सर्जरी करवानी पड़ी तो मैंने डॉक्टर से कहा कि फीस तो आप प्राइवेट ले लें, ठीक है, लेकिन ऑपरेट आपने मुझे सरकारी में करना है। डॉक्टर कहका लगा के हंसा, कहता पहला अक्लमंद मरीज आए। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल था एक बहुत बड़ी 2 कनाल की कोठी में उन्होंने बनाया हुआ था। वहां पे जो किचन होता है ना वो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था। मैं क्या पता लगे डॉक्टर साहब नाल चाह भी पका रहे नाल में तो भी काट वाट रहे और अब करवट है तो दीवार पे जो है ना आपका सर मुबारक लगे, करवट लगे थे ऐसा पता चले कि मिर्चा डिब्बा तो डेग पे। यानी प्राइवेट हॉस्पिटलों का सिर्फ प्रोपेगेंडा और चाका है, या वो कसाई डॉक्टर है जो वहां पे आपको घेर देता। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज करवाना पड़े तो उसे कहेंगे भाई ऑपरेशन में सरकारी ऑपरेशन थिएटर में करवाऊंगा, क्योंकि सरकारी ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें आज भी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने ये इंश्योर किया हुआ था। इसहाक डार साहब जो थे मशीनें तो वो इंपोर्ट
दाता दरबार कॉम्प्लेक्स का सारा चार्ज उनके पास था ना, हजवेरी ट्रस्ट के पास है। हजवेरी ट्रस्ट नहीं, हजवेरी ट्रस्ट उनका जाती था। ठीक है। ये वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो मतलब मुरीद खास है ना, मतलब बजट ही पेश करना ना, तो पहले खुसूसी तौर पर लाहौर आना है, लंगर खा के फिर जाना, मैं जा रहे इजाजत ले ली, मैं जाना। अकीदत है जी उनकी, हम क्या करें। खैर उनका अपना एक हो सकता है सोचने का। जी, नेक्स्ट मैसेज। अबू अब्दुल्ला कहते हैं, दादाजी एक कनेक्शन जरा समझा दें, मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है और आप ये कहते हैं कि अगले 2-2.5-3 साल में प्रॉपर्टी में बूम आएगा और कीमतों में इजाफा हमने हालिया दिनों में भी देखा। कनेक्शन कैसे बनेगा? पैसे क्या कहां से आएंगे? और ये बढ़ोतरी प्रॉपर्टी में क्या आरसी होगी या खुद साख्ता होगी? क्यों दादाजी? मैं पिछले 10 साल से ये कनेक्शन समझा के आग गया हूं। नए लोग आते हैं, अब क्या करें? अब नए लोग पेशेंस भाईजान, आपने ध्यान से सुनना। देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो सऊदी अरब की मईशत नहीं है, वो सूडान की मईशत नहीं है। एग्रीकल्चर, जमीन उगलती है, जमीन हर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सोना उगल देती है। ठीक, 2500-3000 अरब रुपए की वो कमोडिटी उगा देती है, जिनस उगाती है, फिर उसकी वैल्यू एडिशन का आगाज होता है। वो 2000 अरब रुपया जो है वो 20,000 अरब रुपया बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी? वो 20,000 अरब रुपया 4,000 अरब रुपए में कन्वर्ट होता है। वो 4,000 अरब रुपया वैल्यू एडिशन के नतीजे में 2,000 अरब रुपए में 20,000 अरब रुपए में कन्वर्ट होता है, और यूं ये वैल्यू एडिशन करके आपकी मईशत जो है वो उसका साइज, कौमी दौलत बढ़ती है। ये हर साल 8-6 महीने बाद आता है। और इसमें खुशी की खबर यह है कि 70% डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हर कोई अपना अपना हिस्सा लेता है जी। कटाई जो करता है उसकी, या चुनाई जो करती है खवातीन, उनका अपना हिस्सा है। जो उसको लेके मंडी तक जाता है उसका अपना हिस्सा है। जो मंडी से आगे मिल तक पहुंच जाता है उसका अपना हिस्सा है। जो मिल में काम करता है उसका अपना हिस्सा है। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट लेके अगली मिल में या मार्केट में लेके जाता है उसका अपना हिस्सा है, और जो बेचता है उसका अपना हिस्सा। ये सारे उसमें से अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं। तो लोगों के पास पैसा तो आता है ना हर 6 महीने के बाद जी, फिर स्पेंडिंग भी होती है। अब मईशत सुकड़ाव का शिकार, इसका मतलब है सुकड़ाव का शिकार होना क्या मतलब होता है कि उसके लिए नए एवेन्यूज, नए पहलू, नए जगह पैदा नहीं हो रही। वो सरमाया डालने की, सरमाया है, आगे से रास्ता क्लोज होता जा रहा है और कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा, तो कहां डालेगा वो? प्लॉट खरीद लेगा? नहीं, जो पहले चीजें मौजूद है उन्हीं में डालेगा ना। बिल्कुल। पहले क्या मौजूद है? स्टॉक मार्केट मौजूद है। पहले क्या मौजूद है? प्रॉपर्टी की मार्केट मौजूद है। सादा तरीन अल्फाज में बैठाने की कोशिश की है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो उन्हीं में डालेगा। बाकी उसके पास एवेन्यूज ही खत्म हो गए। इन्फ्लेशन के दौर के अंदर कीमतें क्यों बढ़ती हैं? वो इसलिए बढ़ती हैं कि जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास एवेन्यूज खत्म हो जाते हैं। यार, इंडिया की मार्केट में हर हफ्ते वो उन्होंने 2-3 आईपीओ किए होते हैं, जहां साल में 2-3 भी नहीं हो पाते। ठीक है, क्या होता है? वो आईपीओ मार्केट में से अजाफी सरमाया अब्सॉर्ब करते हैं जी, और अब्सॉर्ब करते हैं फॉर पैदावारियत के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। वो प्रोडक्टिविटी में लगा रही है, मिल अपनी एक्सपेंशन में जा रही है, वो मार्केट में आईपीओ डाल रही है या अपना वो है राइट शेयर डाल रही है, तो पैसा मार्केट से निकाल रही है। ये जो पैसा निकलता है इससे अफराते ज़र कंट्रोल में रहता है, और ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो है ये अजाफी पैसे को अब्सॉर्ब करने के लिए नए नए आलात, माशी आलात की बात कर रहा हूं, या इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाती है, नई स्कीमें लाती है। ठीक है, अब हाउसिंग के अंदर तो सरकार ने बिल्कुल ही तौबा कर ली ना। डीएचए का जब से एक्ट पास हुआ है उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट पे पाबंदी लग गई है कि वो कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। अब हुकूमत क्या करती है बेचारी? वाह मियां साहब, हमने आपसे यही गुजारिश की थी कि परवेज लाई ने ये जो हमाकत की थी, ये जो बोंगी मारी थी, इस पर से पाबंदी हटा दें।
آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی, نہ اسحاق ڈار صاحب کو توفیق دی. فکر ہے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سنو. یہ والا ایکٹ تو یار ڈیمالش کروا جاتے ہیں نا, جس کے تحت صرف ڈی ایچ اے اس ملک کے اندر نئی میڈن ہاؤسنگ اسکیمیں لانچ کر سکتا ہے. ان کو پھر نا مختلف قسم کے ٹرسٹ بنا کے, جیسے امپلائیز گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت پھر کام کرنا پڑا. اتنی وہ ہاتھ باندھ کے گئے تھے مشرف دور میں. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ دیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, پڑھ لیں جا کے. پنجاب کا محکمہ ہاؤسنگ, سندھ کا محکمہ ہاؤسنگ, کے پی کے کا محکمہ ہاؤسنگ اور بلوچستان کا محکمہ ہاؤسنگ, مشرف کی رخصتی کے بعد 12 سال ہو گئے نا آج تک, کوئی ایک سکیم بتا دیں انہوں نے اعلان ہی کیا ہو. ٹھیک ہے نا, یہ جو اس نے 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا نا, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہونے تھے, پبلک سیکٹر نہیں کر سکتا. مزہ ہے, بھی نہیں بنے گا. اتنی خوفناک بات میں کر گیا. تو اس لیے سرکار جو ہے نا وہ نئے انسٹرومنٹ پرووائڈ کرتی ہے جس سے سرمایہ ابزارب ہو جائے اور افراط زر ناقابل برداشت حد تک نہ بڑھ سکے. مارکیٹ کے اندر سے سرمایہ آئے اور وہ سمٹتا جائے. اچھا, جب اس کے پاس لوکل اپرچونٹی نہیں ہوتی, وہ فوراً شام کو جاتا ہے, گھر جاتے ہوئے پراپرٹی ڈیلر کو اسے 2 کروڑ پکڑا جاتا ہے, یار یہ میرے دبئی والے اکاؤنٹ میں جمع کرا کروا دیتا ہے. سرمایہ آپ کی اکانومی سے نکل کے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. بلیک ہے, ٹیرر فنانسنگ ہے, جو مرضی کرے, جا رہا ہے پیسہ. اور جتنا پیسا سامعین اکرام پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا اس دور میں, جتنا پیسہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں سے گیا ہے 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں 73 سال کی تاریخ میں والیوم وائز اتنا نہیں گیا, لیکن پورے 12 سالوں میں پاکستان سے باہر جانے والا پیسہ ایک طرف اور ان 2 سالوں میں جانے والا ایک طرف. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اتنا پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا کبھی بھی. پاکستان میں ایونیوز ہی کوئی نہیں ہے یار. منظر عالم صاحب کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, وہ کہہ رہے کرنکی انڈسٹریل ایریا میں ان کے دیکھتے ہوئے 200 انڈسٹریز بند ہو گئی. خیری میری ان 200 انڈسٹریز کے اندر کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جس میں سے 500-600 سے کم لوگ کام کرتے ہوں. 4 کنال کے اوپر لگی ہوئی انڈسٹری کے اندر 3 شفٹوں میں 600 بندہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کراچی کی چونکہ لیبر باہر سے آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہوگا, ان لوگوں نے واپس اپنے اپنے گاؤں کی بسیں پکڑی ہوں گی, چھت پہ بیٹھ کے گھر پہنچ گئے. ٹھیک, تو کراچی میں اور لڑائی کا ایک یہی ہے نا. چلے اسی دکھ میں بس وائنڈ اپ کیجیے, اسی دکھ میں وائنڈ اپ کر دیں. اوور ہو بیٹا. پلیز سامعین اکرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمارے جو ہے ہم جب تک قراری ہیڈ لائن نہ لگائیں تو وہ 4 لوگ دیکھتے ہی نہیں اس کو ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اس پروگرام کا بھی تھوڑا سا وہ بڑھے. ہمارا ایک کھڑک ہے, اسے کہہ لیں, ہمارا ایک شوق ہے, وہ ہم نے یہ پروگرام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک یہ بجلی دینے بل کی دینے کی صلاحیت موجود ہے, جو کہ سکڑ رہی ہے, جو کہ مسلسل سکڑاؤ کا شکار ہے. ٹھیک ہے, معیشت کی طرح, تب تک ہم نے کر دیا. جی ٹھیک ہے. اور جب اللہ کو منظوری نہیں ہوگی, سانوں کو چوک کے لے گئے یا کوئی مائک چوک کے لے گیا, تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.